एवरीवन, हियर आई एम बैक ऑन द वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो हमारे पास है केस सिनेरियो। आज का जो केस सिनेरियो है हम उसमें केस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस को किस तरह से हम इमेजिंग के थ्रू रिवील कर सकते हैं। फिर हम फिजिकल थेरेपी की मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेजरली हम गो थ्रू करते जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ हमें चाहिए और किस किस चीज़ की बेसिस पे हम एट द एंड आपके पास रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास केस स्टडी या केस सिनेरियो जो आ चुका है वो है 58-year-old मेल पेशेंट है जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। ठीक है, सो आपने मेजर टारगेट ये याद रखना है 58-year-old मेल पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, सो हमारे पास आ जाते हैं 58-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट हुआ ओपीडी में। जैसे हमारे पास आया, उसने कहा कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है प्रोग्रेसिव। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है और लास्ट 2 वीक से वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। पास्ट 2 वीक से उसको ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू था और वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब हर रोज के हिसाब से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, और खास तौर पे जब वो लेट जाता है, स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन। ठीक है, उसको कोई फीवर नहीं था। ओकेजनल स्वेलिंग वो कहता है कि लेग्स में होती थी मुझे। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री ये कहती है कि वो हाइपरटेंसिव थे, मतलब बीपी ब्लड प्रेशर उनका अप रहता था। ठीक है, हाइपरटेंसिव था, बीपी अप एंड डाउन होता था। ठीक है, लेकिन मेजरली अप ही होता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का। हाइपरटेंशन में पेशेंट बहुत कम जाता है। हाइपरटेंसिव जो होता है इट्स बहुत ज़्यादा ना, ज़्यादा जो होती है बीपी की, बीपी शूट ही होता है। ठीक है, ओकेजनल फटीग भी थी। साथ साथ वो कहता है कि मुझे अक्सर ओकेजनली ऐसे फील होता है कि मैं फटीग में हूँ। ठीक है, अब केस स्टडी हमारे पास, आपने इसमें याद मेजर ये रखना था कि 58-year-old मेल पेशेंट है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है लास्ट 2 वीक से। पेशेंट जब लाइंग डाउन पोजीशन में होता है तो उसकी हमारे पास क्या हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी। फीवर नहीं है यहाँ पे, स्वेलिंग है, ओकेजनली होती है, हाइपरटेंसिव है पेशेंट और ओकेजनली फटीग भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ, जो लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप पेशेंट का करते हो ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि मेजरली क्या टारगेट था। ठीक है, जब मैंने और लाइक ऑस्कल्टेशन हो, परकशन हो, ठीक है, आप जो भी ट्रीटमेंट देना चाहते हो, चाहे वो फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड है चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपने वहां पे परकस करके, आपने वहां पे ऑस्कल्टेट करके जरूर देखना है। ठीक है, समटाइम्स आपके पास रिपोर्ट्स ठीक नहीं होती, समटाइम्स आपके पास कोई और इश्यू होता है। ठीक है, समटाइम्स आपको मिस डायग्नोस मिलता है रिपोर्ट्स में, एक्सरेज में, रिवीलिंग डिफरेंट एरियाज में। तो आपने वहां पे खुद चेक करके, परकशन करके, आपने वहां पे ऑस्कल्टेट करके देखना है बेसिकली हमारे पास पेशेंट के साथ कौन सा एरिया मैंने टारगेट करना है और कहाँ पे इश्यू आ रहा है। ठीक है, और फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। आपने उस एरिया को समटाइम्स, अब आपने यहाँ पे जो परकशन मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो परकशन नहीं है जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, ये वो परकशन है जो आप डायग्नोसिस के लिए यूज होते हो। ठीक है, जो टैपिंग से आप साउंड चेक करने के लिए टैप कर रहे होते हो ना बैक साइड पे, ये बेसिकली वो है। परकशन जो होती है वो हमारे पास कप शेप आप मूवमेंट हैंड की बनवा के और आप फ्लूइड को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप फिजिकल थेरेपी में यूज कर रहे हो तो ट्रीटमेंट प्लान में। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे आ गई रिड्यूस ब्रेथ साउंड्स आ गई, जिसमें इंडिकेट किया उन्होंने डिक्रीज हो गई अब एयर की मूवमेंट लंग्स में। ठीक है, विद दैट हमारे पास परकशन भी डल आ रही है। डल का मतलब यह है कि कोई ना कोई फ्लूइड उस रीजन में है, और किस एरिया में आ रहा है, राइट लोअर लंग फील्ड में, मतलब राइट साइड का लंग है और लोअर रीजन है उसका। ठीक है, सो मेजरली आपके पास क्या चीज आ गई कि राइट साइड का लंग है और लोअर रीजन है, वहां पे आपके पास क्या आ रही है, इशू आ रहा है मेजर डल का। डल मतलब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, डल है तो फ्लूइड है। ठीक है, सो परकशन अगर डल आ रही है तो इसका मतलब वहां पे फ्लूइड कहीं ना कहीं है। जैसे मैंने टैप किया, मुझे अंदर से साउंड नहीं आ रही, मतलब हार्ड सी साउंड, स्टोन जैसी साउंड आ रही होती है। और जैसे मैं कहीं ऊपर टैप करती हूँ या दूसरे लंग को टैप करती हूँ तो वहां पे मुझे एक एयर वाली साउंड आती है, एक हाइपर रेजोनेंट जैसे गूंजती है ना, जिसको आवाज आप वर्ड यूज करते हो, जैसे पहाड़ों पे आवाज निकालते हो तो वो इको एक पूरी सी जाती है। इसी तरह से लंग्स के अंदर से भी टैप जब करते हो तो आपको आवाज आती है, लेकिन इस केस में नहीं आ रही क्योंकि वहां पे फ्लूइड है। ठीक है, वहां पे वो एयर नहीं थी लंग्स के अंदर, वहां पे फ्लूइड था, तो वहां पे साउंड डल हो गई है। इसी तरह से जब आप ऑस्कल्टेट करते हो तो उस रीजन पे हम आप बाकी रीजन के साथ कंपैरिजन करते हो तो आप देखते हो कि हमारे पास तो काफी हद तक जो एयर की
अंदर मूवमेंट हो रही है वो सही नहीं है, ठीक है, ऑस्कल्टेशन कम है वहाँ पे, तो आपको आइडिया होने लग जाता है कि लाइक हाँ अब यहाँ पे कोई इशू चल रहा है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग की तरफ जाते हैं तो मेजरली हमारे पास इको जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि इको हम इसलिए टारगेट करें मेजरली, आप अगर उससे भी देखो, एक तो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, सेकंड वन वाज द पेशेंट की जो है इट सेल्फ हमारे पास ईज ज़्यादा है, विद दैट उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन भी हो रही है, तो हो सकता है कि पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन हो सकती है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब फ्लूइड एक्यूमुलेशन की मेजर कॉजेज क्या उन्होंने बता दिया आपको, नमूनिया हो सकता है, हार्ट फेलियर। फ्लूइड एक्यूमुलेशन बेसिकली है क्या, प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन है कि फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट कर गया लंग्स के अंदर, ठीक है, प्लूरल एरिया में एक्यूमुलेट कर गया, ठीक है। सो अब नॉर्मल जब एक्यूमुलेशन हो जाते हैं प्लूरल स्पेस में, बेसिकली हमारे पास हम प्लूरल एफ्यूजन तब कर रहे होते हैं डायग्नोस, ठीक है। सो मेजरली जब आप एक्सरेज के थ्रू देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक यहाँ पे जो है पेशेंट की फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई हुई है, ठीक है, चाहे वो निमोनिया की वजह से चाहे वो हार्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी हम बेसिकली किस लिए करवाते हैं, हार्ट के फंक्शंस को चेक करने के लिए, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को चेक करने के लिए। अब हम ना यहाँ पे डायग्नोसिस हम कर देते हैं, ठीक है, मतलब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताती हूँ कि फ्लूइड की जो एक्यूमुलेशन है ना वो यहाँ इस केस में ना मेजरली जो कॉज हो सकती है वो निमोनिया हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये डल है, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे मेजर कॉज, क्योंकि इको की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही थी कि इको कार्डियोग्राफी का इशू नहीं था, हार्ट का इशू नहीं है, तो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की मेजर कॉज जो हो सकती है वो निमोनिया हो सकती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि निमोनिया इटसेल्फ जो थी वो हमारे पास कॉज हो सकती थी किसकी, हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन या फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की, ठीक है, मतलब फ्लूइड वहाँ पे जो एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे उसकी कॉज निमोनिया हो सकती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि निमोनिया, हाँ निमोनिया की बात होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं हमारे पास अपने फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ, फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में ना आप अब इस केस में क्या करते हो कि आपके पास आपको आइडिया हो कि अगर ये पेशेंट है निमोनिया का, ठीक है, सो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट, अब मैं आपको सिंपल से जो डायग्नोसिस मैंने आपको क्या कहा कि प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, जो हमारे पास पोस्ट नमूनिया हुई है, ठीक है, मतलब या पोस्ट नमूनिया भी कह सकते हो या नमूनिया की वजह से इट्सेल्फ प्लूरल एफ्यूजन हुई है, बेसिक केस ये है, ठीक है, बेसिक डायग्नोसिस क्या आ गया, प्लूरल एफ्यूजन विद नमूनिया, ठीक है, या आप नमूनिया कह सकते हो विद प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। सो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हम क्या क्या मेजर दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे भी काम कर सकते हो और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम, क्योंकि हमारे पास केस था निमोनिया का, तो हम डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। एक तो आप ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को पोजिशनिंग गाइड करते हो, ठीक है, आप उसको कहोगे अपने हेड के नीचे आप पिलो रखो, ठीक है, आप हेड को एलिवेट करो, ठीक है, इस तरह से आप पोजिशनिंग कर सकते हो। फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को गाइड कर सकते हो कि आपने क्या करना है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है या पर्स लिप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। आप पोजीशनिंग में ना कुछ और चीज़ें भी गाइड कर सकते हो, जिसमें आप ये करते हो पेशेंट को कि अगर आपको सांस जिस पोजीशन में इजी तरीके से आ रहा है आप उस पोजीशन को अडाप्ट कर सकते हो समटाइम्स के लिए, लेकिन आपने प्रॉपर उसको नहीं रखना, मतलब आपने अपने आप को रिलैक्स भी करना है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपको लगता है कि सांस बहुत बंद हो रहा है तो आप उस पोजीशन को अडाप्ट कर लो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो सांस है वो काफ़ी हद तक ईजी हो रहा है, ईयर्स में आ रहे हो आप, ठीक है। सो मेजरली आप यहाँ पे ये बात करते हो, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है, हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की बात करते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ऐसे होती है, इनहेल किया तो बैली आउट होनी चाहिए आपकी, एक्सहेल किया तो बैली इन होनी चाहिए आपकी। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिंपल ब्रीदिंग होती है, ठीक है। इनहेल करूँ तो मैं क्या करती हूँ, मेरी बैली अंदर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे तुम आपने कोशिश करनी है बैली को बाहर की तरफ, डायफ्राम वाले रीजन को आपने बाहर की तरफ लाने की कोशिश करनी है। तो जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे चेस्ट के ऊपर हाथ रखना होता है, ठीक है, और दूसरा आपने डायफ्राम, अब चेस्ट वाला हाथ जो है ना वो थोड़ा सा आपने प्रेस करना है और आपको आइडिया होना चाहिए कि लाइक हाँ इस तरह प्रेस। अब जब आप सांस ले रहे होगे ना तो आपने सारा सांस कोशिश करनी है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, जब आप सांस ले रहे हो तो आपको याद दहानी करानी है अपने आप को कि मैंने पेट के अंदर, बैली के अंदर अपने आप को, बैली को आउट की तरफ, बाइट की तरफ करना है, ठीक है, बैली आउट, इनहेल, फिर आपने एक्सेल करते हुए बैली को इन की तरफ करना है, ठीक है। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कैसे आप खुद करोगे तो फॉर्म, मतलब इनहेल किया, आपने क्या किया, कोशिश किया बैली
आउट रहे, ठीक है। फिर आपने एक्सेल किया, बेली को इन की तरफ, कॉन्शियसली आपने इस चीज पे काम करना होता है, ठीक है। सो आपने पेशेंट को इस तरह से परफॉर्म करके, आप बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके पेशेंट को बताते हो कि हाँ आपने इस तरह से परफॉर्म करवानी है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग कैसे होगी, लिप्स रिलैक्स्ड होंगे, ठीक है। या आपके पास जो जब आपके पास आपने सांस अंदर लेके गए तो लिप्स बिल्कुल रिलैक्स्ड आ गए। जब आपने सांस को बाहर निकाला ना, तो आप जैसे पाउच से शेप नहीं बनाते, जैसे आप मुंह पे आप लिप्स से पाउच बनाते हो, ठीक है। सिंपल सी उसी शेप में आपने लिप्स को लेके जाना है, और आपने थोड़ा सा रीजन रखना है बीच में जिसमें से आप एयर को बाहर आने देते हो, एक्सेल करते हो। तो ब्रीदिंग जो होती है ना, वो नैरो रीजन से जो है एक्सेल आउट होनी चाहिए, इसको कहते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग, ठीक है। सांस आपने नॉर्मली अंदर लिया, फिर आपने जब मुंह से सांस बाहर निकालना है तो आपने पाउट बना के बाहर की तरफ निकालना है। तो मेजरली आपकी ये होनी चाहिए, ये आपके पास होगी पर्स लिप ब्रीदिंग और एक्सरसाइजेस, ठीक है। लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज में ना, मैं सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज गाइड करती हूँ वो यही है कि आप वॉक करो, ठीक है। पेशेंट को आप कहते हो आप स्लाइट मूवमेंट में आप वॉक करो, ठीक है। जो आप फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट वो है जो पेशेंट की इटसेल्फ अभी काम आना है। विद दैट हम समटाइम्स पेशेंट को परकशन देते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें जो चेस्ट फिजियोथेरेपी होती है। आप हाथ की टैप की जैसे मूवमेंट बनाई, ठीक है, और वो आप उससे टैप करते हो, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हो, ठीक है, ताकि आप जो नीचे वाला जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो मुंह के जरिए से या मुंह तक आए, वो उधर से एक्सक्रीट आउट हो जाए, मतलब बाहर की तरफ पेशेंट जो है वो थ्रो कर दे उसको, ठीक है। सो उस फ्लूइड को आप ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करते हो, विद दैट आपके पास टॉक्सिन्स और वो, और उसके साथ इट सेल्फ फ्लूइड को मूव करवाते हो, ताकि आपके पास जो फ्लूइड इट सेल्फ जो अंदर था ना, परकशन करके वाइब्रेशन करके, ठीक है, या चेस्ट फिजियो में अलग से भी डिस्कस करेंगे, तो आप वहाँ पे वो भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन वो केसेस ना थोड़े से लेटर ऑन में देते हो, आप अर्ली स्टेजेस पे चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। हाँ, मैंने ऐसे केसेस देखे जो बहुत स्वेरिटी के साथ होते हैं, वहाँ पे आपको देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो आप वहाँ पे पेशेंट को अर्जेंट गाइड करते हो कि हाँ इतनी। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप पेशेंट को कह सकते हो आपने 10 ब्रेथ्स ली, ठीक है, फिर आपने रिलैक्स किया, फिर आपने सेकेंड टाइम में आपने 10 ब्रेथ्स ली, फिर आपने रिलैक्स किया, हर घंटे 2-3 के बाद आपने पेशेंट कंडीशन को देख के। अब यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूंगी पेशेंट को, मैं बोलूंगी कि हर 3 घंटे के बाद या हर 4 घंटे के बाद पेशेंट जो है जितना हो सकता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, ताकि उसके लिए ईज हो, ठीक है। उसकी सांस जो है वो नॉर्मली उसके लंग्स तक, सारे लंग्स तक आपके पास एयर जाए और फिर बाहर आए, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर मोस्ट इफेक्टिव मेरे ख्याल में ना, पल्मोनरी कंडीशंस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होती है ना, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज गाइड करते हो पेशेंट को, ठीक है। एरोबिक गाइड की मैंने, एरोबिक में मेजरली मैंने क्या कह दिया पेशेंट को, आपने साइकिलिंग करनी है, वॉकिंग। लेकिन मेजर जो मैं यहाँ पे अभी गाइड करूंगी ना पेशेंट को, स्टार्टिंग में वो वॉकिंग ही होगी, स्लाइट वॉकिंग स्टार्ट करेगा पेशेंट, और वो रूम से करेगा, ठीक है। रूम में करेगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ स्टेप्स लिए पेशेंट ने, मतलब आप पेशेंट को गाइड करोगे कि आपने अगर आप रूम देखते हो कितना है, तो आप उस रूम का पेशेंट गाइड करोगे, आपने इस रूम के अंदर 2 चक्कर लगाने, ठीक है। तो 2 बनाए बजाय 3, फिर आप उस रूम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, फिर आप उसका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कराते हो, मतलब आप उसको गाइड करो कि जितना आप कर सकते हो ना, हर 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद एक बार उठो, स्लाइड सी वॉक करो, फिर आप बैठ जाओ, फिर स्लाइड से उठो, तो स्लाइड लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं आगे साइकिलिंग पे और इन चीज़ों पे लेके जाऊंगी, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट की जहाँ पे बात आती है, तो मेजरली मेडिकल मैनेजमेंट में हम फ्लूइड के ओवरलोड को और हार्ट के फंक्शन को मैनेज करने में काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हार्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉज नहीं आई, तो हम ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए मेजरली काम करते हैं, जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, ठीक है। तो सो हमारे पास जो एस इनहिबिटर्स और बीटा ब्लॉकर्स होती है ना, ये हमारे पास मैनेज करते हैं हम हार्ट के फंक्शन और ब्लड की रेगुलेशन के लिए, हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए। डायरेटिक्स मेजरली यूज हो रही होती है फ्लूइड के ओवरफ्लो को इंक्रीज करने या ओवरलोड को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम यूरिन का आउटपुट, सॉरी, फ्लूइड के ओवरलोड को रिड्यूस करने के लिए और यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो मेजरली डायरेटिक्स क्या काम करती है हमारे पास, आउटपुट इंक्रीज करती है यूरिन का, ठीक है। सो पेशेंट का यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा तो काफी हद तक फ्लूइड जो है ना वो बॉडी से कम हो जाता है, ठीक है। सो डायरेटिक्स मेजरली यहाँ पे काम करती है, डायरेटिक्स टारगेट करती है आपके पास कि आपका फ्लूइड जो ओवरलोड हो रहा है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए, ठीक है। और डायरेटिक्स बेसिकली नेफ्रॉन पे जाके एक्ट कर रही होती है डायरेक्टली, ठीक है।
सो हमारे पास अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मैं एक थोड़ी सी ओवरव्यू देती हूँ। देखो कंपैरिजन आपको डायरेटिक्स से डिफरेंट डायरेटिक्स का दिखाया हुआ है कि थायराइड क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग होती है, लूप डायरेटिक्स होती है, सॉरी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैनिटॉल कहाँ पे एक्ट करिए, लूप डायरेटिक्स होती है, एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। फिर हमारे पास मैनिटॉल मेजरली जो होती है ना वो हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करी होती है, ठीक है। सो मेजरली वहीं पे होता है लूप डायरेटिक्स लूप ऑफ हेनले पे मेजरली काम करते हैं, थायरोसाइड कॉन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पे होती हैं। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो होती है ना स्पाइरोनोलैक्टोन और इस तरह वाली जो सारी डायरेटिक्स थी ना वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह में काम करती है। तो मेजरली ना डिफरेंट तरह से डायरेटिक्स आपके पास नेफ्रॉन के ऊपर काम करके ना आपका यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करवा रही होती है, ठीक है, ताकि आपके जो बॉडी में डिफरेंट जगह पे एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वो निकल जाए। और यही टारगेट कर रहा होता है आपके पास उस फ्लूइड को जो आपके पास लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। थेरेप्यूटिक थोरैकोसिंथेसिस भी करना पड़ सकता है समटाइम्स। वो एक ऐसा प्रोसीजर है थोरैकोसिंथेसिस का कि आप नीडल को इंसर्ट करते हो डायरेक्ट लंग्स के अंदर। ये एक बेसिकली इन्वेसिव प्रोसीजर है। आप लंग्स में इंसर्ट किया नीडल और वहां से आपने फ्लूइड को रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का डिस्निया बहुत स्वेयर हो रहा होता है तो वहां से आपको फ्लूइड रिमूव करना पड़ता है इमरजेंसी केसेस में कि पेशेंट सांस ले ही नहीं सक रहा, ठीक है। सो डिज्निया बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही है ना, तो अब पेशेंट सांस ले ही नहीं सक रहा तो मुझे वहां पर से एक्सेस फ्लूइड रिमूव करना ही करना है। सो मैं ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करती हूँ कि हाँ हमारे पास पेशेंट का एक्सेस फ्लूइड जो है वो रिमूव हो जाए। सो मेजर टारगेट हमारे पास यही था कि हमारे पास थोरैकोसिंथेसिस डायरेटिक्स पे काम किया, एस इनहिबिटर्स पे काम किया। एस इनहिबिटर्स ने बेसिकली या बीटा ब्लॉकर्स ने हार्ट का फंक्शन मैनेज कर लिया। डायोरेटिक्स ने क्या किया कि यूरिन का आउटफ्लो इंक्रीज करा दिया, मतलब ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी हो गई हमारे पास एस इनहिबिटर्स के थ्रू। डायोरेटिक्स ने भी काम कर दिया अपना यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करा के फ्लूइड का ओवरफ्लो काफी कम कर दिया, ठीक है। विद दैट हमारे पास पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस है और स्वेयर जा रहा है डिज्निया तो हम थोरैकोसिंथेसिस। आपने कभी पता नहीं आइडिया नहीं है मुझे कि कितना एक्सपोजर है आप लोगों का, लेकिन कभी किसी पेशेंट को आपने वो टैब लगी हुई देखी हुई है जिसमें से ना लंग्स के अंदर से आ रही होती है और आपके पास ना बॉटल में जा रहा होता है फ्लूइड। तो वो जो फ्लूइड होता है ना बेसिकली उसी को कहते हैं कि थोरैकोसिंथेसिस का प्रोसीजर अप्लाई करके हम प्लूरल टैप लगा देते हैं, कॉन्टिन्यूसली निकलता रहे। एक तो हम सिरिंज के थ्रू करते हैं ना कि मतलब सिरिंज डाली और वहां से एक्सेस फ्लूइड निकाल लिया ताकि हमारे पास फ्लूइड का जो है वो एक्सेस जो अमाउंट है वो निकल जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली पेशेंट का फ्लूइड वहां पे बन रहा होता है तो उस केस में हम प्लूरल टैप लगा देते हैं ताकि वो हमारे पास विद टाइम वो वहां से निकलता रहे। और ये बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर है, मैं सिर्फ आपको एक माइनर एग्जांपल दे रही हूँ उसकी, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास जो मेजर पेशेंट की डायग्नोसिस आई वो प्लूरल एफ्यूजन विद नमोनिया आई थी, ठीक है। सो 58-year-old मेल पेशेंट था जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी और यहाँ पे हमने जो डायग्नोसिस निकाला वो हमने निकाला कि प्लूरल एफ्यूजन है हमारे पास विद नमोनिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको लगता है कि स्टडी में कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए, कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।